Hello friends, welcome to Jai Coding Classes. Today we will discuss our next topics, that is pre-processor directive. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ ध्यान में देना है कि अभी तक अगर आपको एक बात ध्यान दिलाऊं तो हमने क्या किया था। जब एक बॉयलर प्लेट क्रिएट कर रहे थे उसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड कर रहे थे। लाइक बॉयलर प्लेट क्रिएट करने का ये नियम था, हैज इंक्लूड stdio.h एंड देन इंट मेन। फिर उसके बाद इस बीच में कुछ कोड हम लिखा करते थे एंड देन रिटर्न 0 एंड नाउ कोड ब्लॉक बंद होता था। इसमें कुछ बातें हमने डिस्कस कर रखी है। फर्स्ट क्लास को अगर आप याद करें तो हमने बताया था कि ये क्या करना है, वैसे ही बस लिख लेना है एज एन एग्जाम्पल कि ये क्विकर समझना है कि ये क्विकर है और इसके अंदर जो कंटेंट डालेंगे वो बॉयल होगा। ये बीच में जो भी कंटेंट लिखेंगे वो बॉयल होगा। इट मीन्स ये क्या कर देगा, रिजल्ट हमें कुछ ना कुछ देगा। फिर हम आगे जैसे जैसे बढ़ते गए हमने एक एक चीज़ को समझा कि इसमें इंट क्या है, मेन क्या है। और अगर मैं अभी थोड़ा सा याद दिलाऊँ, इंट क्या होता है, हमारा रिटर्न टाइप होता है। ये सारी बातें हमने फंक्शंस में डिस्कस कर लिया है। मेन क्या होता है, हमारा फंक्शंस होता है। रिटर्न क्या होता है, यही रिटर्न टाइप के लिए ही ये रिटर्न होता है कि क्या वैल्यू टाइप कर रहा होगा, रिटर्न कर रहा होगा, किस टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा। अगर यहाँ पर हम वॉइड लिख रहे थे तो यहाँ पर रिटर्न कुछ भी नहीं लिख रहे थे, इट मीन्स डायरेक्ट रिटर्न कर दे रहे थे प्रोग्राम को। अगर रिटर्न 0 लिख रहे हैं इस मतलब ये क्या है, इंटीजर को रिटर्न कर रहा है। सब कुछ हो गया। हम स्कोप का मतलब भी समझे कि इस स्कोप का मतलब क्या होता है। एंड लास्ट टर्म जो बच गया हमारे प्रोग्राम में समझने के लिए कि हमारा फर्स्ट क्लास को अगर डिटेल में समझा जाए तो हमारा क्या बात रह गया था, एक चीज़, ये क्या लाइन है, हैज इंक्लूड stdio.h। इस चीज़ को हम बोल रहे होते हैं इंक्लूजन ऑफ हेडर फाइल। ये हेडर फाइल को इंक्लूड कर रहे होते हैं एंड इट इज़ नॉन एज जो हेडर फाइल, ये हमारा stdio.h हेडर फाइल है। एंड हैज इंक्लूड जो है इस चीज़ को बोल रहे होते हैं हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये क्या होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो इसी बात को समझने के लिए हम समझ रहे होंगे कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता क्या है बेसिकली। तो नाउ लेट अस मूव एंड सी व्हाट इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब एकदम बिल्कुल माइंड को खाली करके देखना है कि बस समझते जाना है कि क्या क्या होते जा रहा है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है, प्री प्रोसेसर आर प्रोग्राम्स दैट प्रोसेस द सोर्स कोड बिफोर कंपाइलेशन। मतलब फिर से रिपीट करते हैं, प्री प्रोसेसर आर प्रोग्राम्स। प्री प्रोसेसर जो होता है एक प्रोग्राम होता है जो कि प्रोसेस होता है सोर्स कोड के कंपाइलेशन के भी पहले। मतलब कि अगर हम कोई भी कोड लिख रहे होते हैं, कोई कोड लिखते हैं, इसका क्या काम होता है, ये हमारा सोर्स कोड है, फिर ये कंपाइल हो रहा होता है एंड देन इसके आगे का आपको होगा एग्जीक्यूटेबल फाइल बनता है, तो ऑब्जेक्ट फाइल बनता है एंड देन ये क्या होता है, हमारे पास आउटपुट देता है। मतलब ये अगर हमारे पास कोई सोर्स कोड है तो वो क्या होता है, फर्स्ट टाइम कंपाइल होता है। जैसे हमारा कोड एग्जीक्यूट करना शुरू करता है, जैसे हम रन बटन को क्लिक करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, कंपाइल होता है। देन लेकिन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो होता है वो कंपाइलेशन के पहले भी काम हो रहा होता है। मीन सोर्स कोड जब एग्जीक्यूट होगा उसके पहले भी क्या काम हो रहा होगा, हमारा प्री प्रोसेसर का काम हो रहा होगा। इट मीन्स कंपाइल के पहले भी एक काम होता है जो कि प्री प्रोसेसर का काम होता है। बस ये एक वैसे ही लाइन में हिंदी में ही हमने लिख दिया है, इसको बस याद रखने की चीज़ें हैं, क्योंकि अगर ऐसे देखेंगे आप तो याद रहेगा कुछ अलग दिख रहा है। क्या है, जिनका एग्जीक्यूशन प्रोग्राम के कंपाइलेशन के भी पहले होता है। मतलब प्रोग्राम बना उसका जस्ट क्या होता है, तुरंत बाद कंपाइलेशन प्रोसेस होता है, लेकिन कंपाइलेशन के पहले भी जिसका काम होता है उसी को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। और यहाँ लिखा नाम से ही पता चलता है, प्री प्लस प्रोसेसर, मतलब प्रोसेसर के पहले जो भी प्रोसेस होगा उसके पहले जो काम होगा दैट इज नॉन एज प्री प्रोसेसर। तो क्या है, जिनका एग्जीक्यूशन प्रोग्राम के कंपाइलेशन के भी पहले होता है और जो कमांड हैज से शुरू होता है, वैसे भी याद रख सकते हैं ये कमांड क्या होता है, हैज से शुरू होता है। लाइक हैज इंक्लूड, हैज डिफाइन, हैज इफ डेफ, ऐसा अगर आगे पढ़ते जाएंगे हम, हैज आगे टाइप्स में भी देखेंगे तो सब कुछ जो भी होता है, हैज इंक्लूड, हैज डिफाइन, हैज इफ, एंड इफ, एल्स, अनडेफ, इस तरह के बहुत सारे होते हैं। तो जो भी हमारा हेडर फाइल, जो भी हमारा हैज से शुरू होता है उसको क्या बोल रहे होते हैं, प्री प्रोसेसर बोल रहे होते हैं।
वो कमांड जो कि कंपाइलेशन के भी पहले प्रोसेस में आते हैं वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहलाता है। ऐसे भी याद रख सकते हैं, वह कमांड जो कि कंपाइलेशन के पहले भी प्रोसेस में आते हैं। और यही बात हमने अंग्रेजी में यहाँ भी लिख रखा है कि प्रोसेसर आर प्रोग्राम्स दैट प्रोसेस द सोर्स कोड बिफोर कंपाइलेशन। और यहाँ पर एक बात और कि इसका एग्जीक्यूशन जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये अभी तक हमारा क्या था, कंपाइलर होता था, कंपाइलर इस चीज़ को एग्जीक्यूट करता था कोड को, लेकिन हमारा जो हेडर फाइल होता है उसका एग्जीक्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। जस्ट एन एग्जांपल, अगर आपको ध्यान में होगा ये वाला डायग्राम फर्स्ट क्लास का, तो हमने सीखा था कि अगर हमारे पास एक कोड लिखते हैं तो उसके साथ क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो भी सोर्स कोड लिखे हैं वो कंपाइल होता है एंड देन ऑब्जेक्ट फाइल बनता है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल कंबाइंड होकर क्या हो रहा था हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल बनता है एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल फिर रन करता है एंड हमारे पास आउटपुट देता है। गॉट इट। तो इस बीच सिनेरियो में कुछ और चीज़ें, एक बार फिर से इस बात को रिपीट करते हैं। आप इस फ्लो चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे थोड़ा सा, हमारे पास सी का सोर्स कोड आएगा, कोई भी जो सोर्स कोड होगा वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आएगा। दिस इज आवर सोर्स कोड, ये हमारे पास आया। और ये सी प्रोग्राम, सी सोर्स कोड या फिर सी प्रोग्राम बोथ आर सेम। ये जैसे ही आगे नेक्स्ट स्टेप पर जाएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशंस चेक करेगा। फ्लो चार्ट को भी ऑब्जर्व कर पाएंगे, जब कंडीशंस होता है तो ये किस मैनर में लिखा जाता है, एक डायमंड शेप में। तो यहाँ चेक होगा आर देयर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, क्या कोई प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। अगर नहीं है तो वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कंपाइलर के पास जाएगा। ओके, लेकिन अगर है हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है तो पहले क्या होगा, प्री प्रोसेसर का जो भी होगा एक्शंस वो परफॉर्म हो रहा होगा एंड देन वो क्या हो जाएगा, कंपाइलर के पास जाएगा। यहाँ से प्री प्रोसेसर का काम एंड देन कंपाइलर के पास। और जैसे हमारे पास आगे बढ़ता है, लिंकर लोडर का काम जिस तरह से होता है, ऑब्जेक्ट कोड बनेगा, लिंक करेगा, फिर लोडर का काम है और एग्जीक्यूटेबल फाइल, वो सारी बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था, कंपाइलर के पहले भी अगर हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमारे प्रोग्राम में है तो वो क्या होगा, कंपाइलर के पहले भी यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा होगा। और उसका एग्जीक्यूशन कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब नेक्स्ट स्टेप आगे मूव करते हैं और समझते हैं कि टाइप्स ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है। तो मेनली 4 टाइप्स के प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं एंड दे आर कैटेगराइज्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइल इंक्लूजन। हम किसी फाइल को अगर इंक्लूड कर रहे होते हैं तो इट इज़ यूज्ड हैज इंक्लूड टू इंक्लूड द फाइल, एनी फाइल लाइक हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, stdio.h, string.h, math.h एंड मेनी मोर। वी हैव डिस्कस्ड हेडर फाइल। तो बहुत सारे हेडर फाइल होते हैं, उसको हम कैसे इंक्लूड कर रहे होते हैं, हैज इंक्लूड के हेल्प से। गॉट इट। होता है मैक्रो स्टेटमेंट, मैक्रो स्टेटमेंट को यूज अभी सबको एक एक को डिटेल में पढ़ रहे होंगे। हैज डिफाइन के हेल्प से मैक्रो स्टेटमेंट को हम डिफाइन कर रहे होते हैं। कंडीशन कंपाइलेशन, जैसे इफ एल्स हम चेक कर रहे होते हैं कंडीशंस के हेल्प, कंडीशंस के लिए, उसी तरह से हम चेक कर रहे होते हैं अगर कोई मैक्रो डिफाइंड है या फिर नहीं प्रोग्राम में, वो अगर चेक करना है तो हम उस चीज़ के लिए यूज कर रहे होते हैं हैज, इफ, हैज एल्स एंड हैज एंड इफ। इसका मतलब क्या होता है, इफ मतलब कोई कंडीशन मैक्रो डिफाइन है तो बताओ, अगर नहीं है तो बताओ, जैसे इफ एल्स चलता है। और एंड इफ क्या करता है, हमारा जो इफ शुरू हुआ है, ये इफ शुरू हुआ है, इसको क्लोज भी तो करना होगा क्योंकि ये मैक्रोज नॉर्मल एग्जीक्यूशंस में नहीं करना होता है। बट इफ ये क्या है, हमारे पास मैक्रोज टाइप का डिफाइंड है, मतलब कि हेडर फाइल। और कैसे कि हम डायरेक्टिव प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को यूज कर रहे हैं तो मुझे उसको पहले एंड भी करना होगा, तभी तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। तो हम इस चीज़ को शुरू करके एंड भी करते हैं जब हम इसको मेन फंक्शन के अंदर लिख रहे होते हैं। तो अभी हम चेक करेंगे एग्जांपल्स देखते हुए तो पता चल जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड मिसलेनियस डायरेक्टिव होता है लाइक हैज अनडेफ, मतलब कोई भी मैक्रोज अगर हम डिफाइन किए हैं तो उसको अनडिफाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं मिसलेनियस डायरेक्टिव का, लाइक हैज अनडेफ का। नाम से ही पता चलता है अनडेफ मतलब अनडिफाइंड कर दो जो भी हमने डिक्लेयर किया है। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि किसी भी प्री प्रोसेसर का टर्मिनेशन सेमीकोलन के साथ नहीं होता है। ऐसा नहीं करना कि हम अगर कोई भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज किए हैं कहीं प्रोग्राम में तो उसको हम सेमीकोलन के साथ, आप देखते होंगे जब भी हम प्रिंटफ या फिर स्कैनफ या कोई भी स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं तो उसको सेमीकोलन के साथ जनरली टर्मिनेट करते हैं। बट हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी कोई प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को इंक्लूड कर रहे होंगे तो वी डोंट यूज सेमीकोलन टू टर्मिनेट दिस। व्हाट इट नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं हम फाइल इंक्लूजन के टाइप को और हैज इंक्लूड को। इट इज़ द टाइप ऑफ फाइल इंक्लूजन
फाइल इंक्लूड, हैज इंक्लूड इसका क्या यूज होता है और कैसे फाइल इंक्लूजन का क्या यूज होता है। इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव विच इज़ यूज टू इंक्लूड हेडर फाइल इन प्रोग्राम। किसी प्रोग्राम में मुझे हेडर फाइल इंक्लूड करना होता है, उस चीज़ के लिए क्या करते हैं हम फाइल इंक्लूजन टाइप का प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज करते हैं, दैट इज हैज इंक्लूड का यूज करते हैं। किस चीज़ के लिए, हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए। और यहाँ पर एक बात याद आ रहा होगा कि हमें क्यों नीड पड़ रहा है मल्टीपल हेडर फाइल बनाने की। एक चीज़ आपको मन में आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो आखिर हम क्यों, अगर स्ट्रिंग के लिए हम stdio.h, ठीक है अगर किसी का हेडर फाइल बनाने का मन ही था, आप देखेंगे किसी अनदर लैंग्वेज में लाइक जावास्क्रिप्ट में कोई हेडर फाइल की नीड नहीं होती है, पाइथन में किसी भी हेडर फाइल का नीड नहीं होता है। तो आपको लग रहा होगा कि हमारे सी में क्यों नीड पड़ गया हेडर फाइल बनाने का, नहीं ही बनाते तो क्या, अगर बनाया भी तो ठीक है, एक हमको stdio डॉट है तो इसी में सब कुछ डिफाइन कर देता है। हमको अलग से मैथ के लिए कोई यूज़ करना होता है तो मैथ डॉट एच यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग डॉट यूज़ करते हैं, तो क्यों। अब एक बात आप हमारे साथ मैच करेंगे, सपोज हमारे पास एक घर है, इसमें 50 लोग रहते हैं, गॉट इट। हम यहाँ पर स्ट्रिंग डॉट एच एंड फिर और क्या था हमारे पास, मैथ डॉट एच, कोनियो डॉट एच, जो जनरली यूज होता है और हमने यूज़ किया अपने प्रोग्राम में पूरे सीरीज में, तो ये सारे चीज़ यूज होते हैं। और एक घर है, इस तरह से 4 घर समझ सकते हैं, किसी में 8 पर्सन्स है, किसी में 10 है, किसी में 6 है, किसी में 5 है। अब सपोज इसमें से कुछ पर्सन्स हैं, अब आप ये बताएं कि हमें कोई भी एक पर्सन्स को ढूंढना है, तो हम इस तरह से ढूंढ के जल्दी ढूंढ पाएंगे या फिर इस तरह से ढूंढ के जल्दी ढूंढ पाएंगे। किसी घर में 8 पर्सन्स है तो उसमें से 8 में से किसी एक को सिलेक्ट करना ईजी होगा या फिर 50 में से किसी एक को सिलेक्ट करना ईजी होगा। आप प्रोबेबिलिटी अगर किसी एक का देखेंगे तो 1/50 होगा इसका, और यहाँ पर 1/8। ऑफकोर्स प्रोबेबिलिटी इस चीज़ का मैक्सिमम हो रहा है कि हम कोई भी अगर चीज़ को ढूंढें तो एक एक घर में जहाँ पर कम बंदा होगा वहाँ से किसी एक को उठाना बहुत ईजी होगा। यही काम करता है इस चीज़ के लिए। अब हमें नीड नहीं है, हम अगर सपोज करें हमें किसी पर्सन की हमेशा नीड नहीं है तो हमको जब जब नीड होगा उसी टाइम एक्सेस करेंगे। अब मैथ डॉट एच हेडर फाइल में सपोज पाव नाम का फंक्शन है, प्रोग्राम में कहीं पाव नाम का फंक्शन है ही नहीं, तो हम क्यों इसको ज़बरदस्ती जाके सर्च करेंगे। अगर हम सपोज प्रिंटफ इसमें डिफाइन है, हम अगर प्रिंटफ को, ये क्या करेगा, हमारा stdio.i.h में बहुत सारा चीज़ फाइल इंक्लूड होगा, लाइक प्रिंटफ के लिए, स्कैनफ के लिए, और जस्ट एन एग्जांपल के भी हमारे पास पाव भी है, स्ट्रिंग भी है, सब कुछ है। तो अगर हम कहीं प्रोग्राम में पाव यूज कर ही नहीं रहे हैं तो ये क्या करेगा, stdio.h इस प्रिंटफ को ढूंढने में ज़्यादा टाइम लगाएगा। ऑफकोर्स हम फर्स्ट टाइम लिख दे, शुरू में प्रिंटफ लिख दे, जस्ट एन एग्जांपल कि अगर यहाँ पहले हम स्ट्रिंग इसमें डिफाइन रहता, ये क्या करता है, एक एक को जाकर चेक करता, प्रिंटफ कहाँ है, प्रिंटफ कहाँ है, तो यहाँ क्या होता है 4 टाइम्स इसको चेक करना पड़ता। लेकिन अगर हम यहाँ से पाव और स्ट्रिंग को अलग हेडर फाइल में इंक्लूड कर दे तो इसके पास क्या क्या बच गया, प्रिंटफ और स्कैनफ, तो इस दोनों में से एक फंक्शन को ढूंढना ईजी होता, मतलब टाइम को कम करने के लिए। और ये हमारा हेडर फाइल बहुत हैवी नहीं हो जाए, इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए हम मल्टीपल हेडर फाइल बनाएं। आई होप ये बात समझ में आया होगा कि हेडर फाइल का नीड क्यों पड़ा अलग अलग। अब फिर चलते हैं अपने टॉपिक पर। अभी हम पढ़ रहे थे हैज इंक्लूड। इंक्लूड का काम क्या होता है, किसी हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए इस चीज़ का हम यूज कर रहे होते हैं। अगेन जब नेक्स्ट टॉपिक पर जैसे ही आगे बढ़ते हैं हमारे पास एक और नया कॉन्सेप्ट आता है, वी कैन ऐड आवर हेडर फाइल यूजिंग एंगुलर ब्रैकेट। एंगुलर ब्रैकेट के हेल्प से अभी तक देख रहे थे stdio.h, ये एंगुलर ब्रैकेट इसको बोल रहे होते हैं। एंगुलर ब्रैकेट के हेल्प से एज वेल एज डबल इन्वर्टेड कॉमास। अभी बात तो समझ में आ गई सर, अभी तक हम सीख तो रहे थे और कर भी रहे थे कि हेडर फाइल को अगर इंक्लूड करना है तो विद द हेल्प ऑफ डॉट एच वी कैन, और हमने कर भी रहा था, सॉरी मतलब विद द हेल्प ऑफ एंगुलर ब्रैकेट वी कैन, हम कर रहे थे। लेकिन अभी तक हमने ऐसा कहीं भी नहीं देखा इस चीज़ का कॉन्सेप्ट कि डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। तो ऑफकोर्स आगे हम डिस्कस करेंगे। तो एक चीज़ ध्यान देना है कि हम जो एंगुलर ब्रैकेट का यूज कर रहे होते हैं किसी हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए, वो कहाँ कर रहे होते हैं, फॉर प्री डिफाइंड हेडर फाइल जो भी ऑलरेडी से डिफाइंड है, लाइक stdio.h, string.h, मैथ डॉट एच, कोनियो डॉट एच, इस तरह के जितने भी स्ट्रिंग डॉट एच, सी स्ट्रिंग डॉट एच, इस तरह के जितने भी हेडर फाइल है उसको इंक्लूड करने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं एंगुलर ब्रैकेट का यूज। लेकिन जैसे ही हम खुद का हेडर फाइल क्रिएट करेंगे
मतलब अब बात क्या खुद का भी क्रिएट कर सकते हैं? या ऑफकोर्स हम खुद का हेडर फाइल क्रिएट करेंगे, जैसे कि stdio.h बनाया गया है उसी तरह से हम खुद का भी हेडर फाइल क्रिएट करेंगे। उसमें सीख रहे होंगे कैसे करते हैं, क्या काम करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर हम खुद का हेडर फाइल कोई डिक्लेयर करेंगे तो उसको हम अगर इंक्लूड करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। सिमिलर मैनर में जैसे इसके बीच में stdio.h है उसी तरह से यहाँ लिखेंगे। जस्ट एग्जाम्पल कि माई हेडर के नाम से हम अपना हेडर फाइल बना रहे हैं तो माई हेडर.h इस तरह से करके डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख रहे होंगे। तो लेट्स क्रिएट ऑन हेडर फाइल, इसको हम देखेंगे थोड़ा लेटर ऑन, लास्ट में सब कुछ एक साथ देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी हम सीख रहे होंगे कि कैसे अपना हेडर फाइल को क्रिएट करते हैं। एंड नाउ अब हमारे पास फर्स्ट टाइप का हो गया, यानी कि फाइल इंक्लूजन करना था, हमने फाइल को इंक्लूड कर लिया और ये हम प्रॉपर करते भी आए हैं कि हैज इंक्लूड का यूज़ मल्टीपल टाइम्स हमने किया है कि कैसे करते हैं, और मुझे पता भी है कि हैज इंक्लूड का यूज़ किधर कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है मैक्रो स्टेटमेंट। वो उसका क्या काम होता है? मैक्रो स्टेटमेंट क्या करता है? किसी भी चीज़ को डिफाइन करने का काम करता है। लाइक अगर हम एक प्रोग्राम में यूज करते हैं हर जगह पर, सपोज हम इंट या फिर कर सकते हैं फ्लोट पाई इज इक्वल टू 3.14। पुराना फर्स्ट क्लास का या फिर सेकेंड क्लास का प्रोग्राम याद कीजिए, हम जब एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर रहे थे तो वहाँ हर जगह पर हम पाई लिख रहे थे या फिर 3.14। अगर पाई इज इक्वल टू 3.14 हम डिक्लेयर कर दिए थे तो हम आगे प्रोग्राम में पी आई यूज कर सकते थे। लेकिन अगर हम सिंपली 3.14 हर जगह यूज कर रहे थे पाई का वैल्यू, तो हम इस पाई के वैल्यू को हम डिफाइन भी कर सकते हैं कि हम कहीं पर 3.14 बार बार हम यूज नहीं करना चाहते हैं, प्रोग्राम में एम्बिग्यूटी दिखता है, वैसे अच्छा भी नहीं लगता है। 3.14 इंटू आर ये दोनों वेरिएबल है, ये कोई नंबर है, कोई कांस्टेंट है, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि हमारे पास नंबर के साथ डायरेक्ट हम इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए ही यूज होता है हमारे मैक्रो का। मैक्रो स्टेटमेंट क्या होता है? 3.14 इसको कैसे लिख रहे होते हैं? हैज़ डिफाइन, सिंटैक्स देखना, हैज़ डिफाइन, हम जिस चीज़ को डिफाइन करना चाहते हैं उसको लास्ट में लिखते हैं। लाइक 3.14 को हम डिफाइन करना चाहते हैं पाई के साथ, तो ये क्या हो गया? पाई का वैल्यू। अब जहाँ पर हम 3.14 लिख रहे थे प्रोग्राम में, इस तरह से यहाँ पर डायरेक्ट हम पी आई लिख सकते हैं, पाई। जस्ट एन एग्जाम्पल कि अभी हम प्रिंट एफ फंक्शंस बार बार हम यूज करते हैं, हम जस्ट एन एग्जाम्पल कि इस चीज़ को प्रिंट एफ बार बार नहीं यूज करके हम पी एफ यूज करना चाहते हैं, तो हम सिंपली क्या लिखेंगे? हैज़ डिफाइन पी एफ, उसके बाद प्रिंट एफ, हैज़ डिफाइन प्रिंट एफ, और यहाँ पर लिख सकते हैं पी एफ। तो इसका मतलब पी एफ पहले लिखना है एंड प्रिंट एफ। इसका मतलब जहाँ जहाँ हम प्रिंट एफ यूज कर रहे थे उसके जगह पर हम पी एफ सिंपली लिख सकते हैं। सिमिलर मैनर में स्कैन एफ के जगह पर एस एफ लिख सकते हैं। सिमिलर मैनर में और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। कहीं पर हमें साइज़ की नीड पड़ रही है, हम वहाँ पर साइज़ डिक्लेयर कर सकते हैं, हैज़ डिफाइन साइज करके। तो हम मैक्रोज का इस मैनर में यूज करते हैं। आई होप बात समझ में आया होगा। इसमें बात क्या है, ये जो हम लिख रहे होते हैं पाई जो लिखे हैं या फिर यहाँ पर जो भी नाम दे रहे होंगे, जस्ट एन एग्जांपल कि हम और के लिए ऐसे यूज करते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो हम ऐसे यूज करते हैं हम उसको और ऐसे लिख के यूज करना चाहते हैं, सिंपली लिखेंगे हैज़ डिफाइन और उसके साथ सिंबल यूज कर लेंगे। सिमिलर मैनर में एंड यूज करते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं एंड। अगर हम प्रोग्राम में कहीं एंड लिखना चाहते हैं तो हम सिंपली लिखेंगे हैज़ डिफाइन। और जस्ट एन एग्जांपल कि हम क्या करते हैं एंड और का, हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, और इसके साथ हम क्या यूज कर सकते हैं? 2 पहले और 3 करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 2 और 3 दोनों राइट है, ट्रू है, तो हमारे पास आउटपुट ट्रू आएगा, क्योंकि जो 0 है सिर्फ वही फॉल्स हमारा काउंट किया जाता है। तो यहाँ 2 और 3 दोनों ट्रू है, तो ट्रू और ट्रू, ये ट्रू हो गया और ट्रू, ये क्या होता है? ट्रू और ट्रू का रिटर्न ट्रू मिलता है। तो हम यहाँ पर अब डबल लाइन को हम पहले यूज करते थे और ऑपरेटर के लिए, तो हम और ऑपरेटर के लिए अब क्या कर सकते हैं? अगर हम हैश डिफाइन कर लिए तो हम इस चीज़ को और ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये वही मतलब निकालेगा जो कि पहले ऐसे निकाल रहा था। गॉट इट? तो इसको डिफाइन, कोई भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं हम हैश डिफाइन का और मैक्रोज स्टेटमेंट का। गॉट इट? अभी सब कुछ हम प्रैक्टिकली भी देख रहे होंगे। एंड नेक्स्ट हमारा आता है कंडीशनल कंपाइलेशन। कंडीशनल कंपाइलेशन क्या चेक करता है? दीज आर यूज टू चेक वेदर ए मैक्रो इज डिक्लेयर और नोट। हमारा मैक्रोज डिक्लेयर है या फिर नहीं पूरे प्रोग्राम में। जैसे एग्जाम्पल बहुत बड़ा प्रोग्राम है, हम उसको कहीं पर बीच में पढ़ते गए, हम चेक करना है क्या मैक्रोज कहीं डिक्लेयर है, तो कैसे कर रहे होंगे? सिंपली इन तीनों के हेल्प से हैज़, इफ डेफ मतलब क्या यदि डिफाइन है, या फिर एल्स नहीं है, और एंड इफ
अगर हमारे पास कहीं पर यूज है तो वहाँ पर इफ़ जो यूज किए हम उस चीज़ को एंड कर दो। जस्ट एक एग्जांपल हम सपोज करते हैं कि हमने अभी क्या किया है, एक हेडर फाइल तो इंक्लूड करना ही है क्योंकि प्रोग्राम में प्रिंटफ स्कैनफ का यूज करेंगे तो ये हेडर फाइल को इंक्लूड करना ही करना है। देन हैज़ डिफाइन पाई, पाई हम सपोज करते हैं पाई एक मैक्रोज डिक्लेयर किया, ये हमारा मैक्रोज डिक्लेरेशन हो गया। और जहाँ पर अब 3.14 लिखते थे वहाँ पर हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, पी आई लिख सकते हैं। गॉट इट। मेन फंक्शन के अंदर आएंगे और यहाँ पर चेक करेंगे हैज़ इफ डेफ क्या डिफाइन है पी आई मतलब मैक्रोज कहीं डिफाइन है तो क्या है हमारे पास, हाँ मैक्रोज हम डिफाइन कर चुके हैं तो हमारे पास ये प्रिंटफ स्टेटमेंट रन हो जाएगा मैक्रोज डिक्लेयर्ड। और ये वाला क्या हो जाएगा, ये एग्जीक्यूशन बंद हुई है, एल्स चलेगा नहीं, जब इफ चल गया तो एल्स नहीं चलेगा। एंड इफ क्या करता है, जो इफ हमने शुरू किया उसको बंद करते हैं। एंड अगर हम सपोज पी वाई क्यू कुछ ऐसा नाम लिख दिए, क्या पी वाई क्यू कहीं पर डिफाइंड है, मैक्रोज नहीं डिफाइंड है तो एल्स वाला रन हो जाएगा और आउटपुट आएगा हमारे पास मैक्रोज नॉट डिक्लेयर। बट इस सिनेरियो में पी आई हम यूज किए तो पी आई क्या हमारे पास ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, पी आई ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है तो यहाँ पर हमारे पास क्या आउटपुट में आएगा कि मैक्रोज डिक्लेयर्ड, मैक्रोज हमारे पास डिक्लेयर्ड है। और इस कंडीशनल कंपाइलेशन भी समझ में आ गया होगा। अब मिसलेनियस डायरेक्टिव क्या होता है, कहीं पर हमने जो ही मैक्रोज को डिक्लेयर किया है हमें नीड पड़ गई कि नहीं हम इस चीज़ को अब अनडिक्लेयर्ड करना चाहते हैं तो प्रोग्राम में हम यूज कर सकते हैं हैज़ अनडेफ, और हैज़ अनडेफ कर लेंगे सिंपली और उसके बाद जो भी हमारे पास मैक्रोज डिक्लेयर्ड है वो क्या हो जाएगा, अनडिक्लेयर्ड हो जाएगा। गॉट इट। इट मीन्स अनडेफ जो भी हमारे पास ऐसे यूज कर रहे होंगे हैज़ अनडेफ, जो भी हमने प्रोग्राम में मैक्रोज को डिक्लेयर किया लाइक पाई को डिक्लेयर किया था तो हम सिंपली पी आई लिख लेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो पाई पहले मैक्रोज डिक्लेयर्ड था वो क्या हो जाओ, अनडिक्लेयर्ड हो जाओ। व्हाट इज मतलब अनडिफाइंड हो जाओ। अब इसका अगर हम कहीं पर ये लाइन लिखने के बाद इसके ऊपर तक तो पाई काम करेगा, जैसे ये पी आई लिखेंगे इसके बाद काम करना बंद हो जाएगा, पाई को हम यूज नहीं कर पाएंगे एज ए मैक्रोज। गॉट इट। ये क्या होता है, यूज टू अनडिफाइंड द मैक्रोज, जो भी मैक्रोज हम यूज कर रहे हैं उसको अनडिफाइंड करने का काम करता है। गॉट इट। तो ये सारा था हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का काम। अब हम इस सारे चीज़ को कोड में भी करके देख सकते हैं और देख रहे होंगे कि किस तरह से सारा चीज़ काम करता है। तो चलते हैं कोड पर करके देखते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थिंग कि आज जो हमारा रहेगा, ये सब तो सब कुछ इंटरेस्टिंग है लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग थिंग कि हम सीख रहे होंगे अपना हेडर फाइल क्रिएट करना। इन सारी बातों को कोडिंग में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड नाउ लेट अस इम्प्लीमेंट। तो अब हम सिर्फ हेडर फाइल नहीं कह रहे होंगे, हम कह रहे होंगे कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड करते हैं। तो हैज इंक्लूड stdio.h, बिकॉज हम अब सब चीज़ का नाम जान चुके हैं। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ये हमारा हेडर फाइल है, ये हमारा रिटर्न टाइप है, ये हमारा मेन फंक्शन है एंड ये हमारा स्कोप होगा मेन फंक्शंस का। एंड देन रिटर्न 0, ये कोई रिटर्न वैल्यू करेगा दैट इज रिटर्न 0 बिकॉज वी आर यूजिंग इंट। तो इंटीजर टाइप का कुछ वैल्यू प्रोग्राम को रिटर्न करना है, मतलब फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। इधर बैकेंड करेगा तो वॉइड करेंगे, मतलब कुछ भी अगर रिटर्न नहीं कर रहा है और कुछ रिटर्न कर रहा होगा तो इंटीजर टाइप का कर सकते हैं। हम अगर फ्लोट वैल्यू यहाँ यूज करेंगे तो फ्लोट टाइप का भी कर सकते हैं। ये सारी बातें हमने फंक्शंस में कर रखा है। तो अब हेडर फाइल जो हमने अभी यूज करना है, हमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को सीखना है कि ये चीज़ होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो उस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव तो पता ही है कि क्या होता है, हम अभी सीख रहे होंगे इसके बाद ही कि हम अपना हेडर फाइल कैसे इंक्लूड करते हैं। लेकिन उससे पहले मैक्रोज स्टेटमेंट को समझते हैं। तो जस्ट एन एग्जांपल कि हम एक एरिया निकाल रहे हैं सर्कल का, तो वहाँ से हम पाई को डिफाइन कर रहे होंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, जस्ट एन एग्जांपल कि हम फ्लोट एक रेडियस बना लेते हैं और उसका वैल्यू कुछ 7.12 फ्लोट टाइप का है तो हम कुछ रख सकते हैं 12। और हम अभी यूजर डिफाइंड प्रोग्राम कर रहे हैं, इट मीन्स सब कुछ एक स्टैटिक प्रोग्राम कर रहे हैं। आप इसको डायनामिकली भी सिमिलर मैनर में कर सकते हैं। तो नाउ हम प्रिंट करा रहे होंगे अपने एरिया को, तो हाउ वी कैन प्रिंट दिस, प्रिंट टाइप स्टेटमेंट लगाएंगे एंड देन एरिया इज परसेंटाइल, जस्ट एग्जाम्पल 0.2f ले लेते हैं ताकि हमारे पास फ्लोट पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आए। गॉट इट। एंड नाउ हम क्या कर रहे होंगे, परसेंटाइल f के जगह पर कुछ वैल्यू प्रिंट कराना है तो उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, जो एरिया होता है। एरिया हमारा क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, इट मीन्स 3.14 पाई
एंड आर स्क्वायर, तो आर मल्टीप्लीकेशन ऑफ आर, तो ये वैल्यू मुझे यहाँ पर प्रिंट कराना है। तो सिंपली हम लिख सकते हैं 3.14 इंटू आर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3.14 इंटू आर का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। एंड नाउ लेट अस रन दिस कोड, तो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया जो भी होगा हमारे पास कैलकुलेट होकर हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा। बट अब हम चाहते हैं कि ये 3.14 के जगह पर हम पाई या फिर कुछ अनदर चीज़ को यूज करें, 3.14 नहीं लिखें। जस्ट एन एग्जांपल, ये पाई का वैल्यू है तो हम पाई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। तो हमारे पास एक चीज़, तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम यहाँ पर भी कर सकते हैं फ्लोट पाई इज इक्वल टू 3.14, बट फिर हमारे पास नीड होगा इन चीज़ों का कि हम पाई जब ऐसे कर सकते हैं तो हम क्यों ही बाहर में डिक्लेयर करें। जस्ट एन एग्जांपल कि वो हमारे पास भी एक और मेथड है, एक अनदर मेथड है हम इस चीज़ को डिक्लेयर करने का, और कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, मेन फंक्शंस के अंदर ही इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम मैक्रोज को ओवर द प्रोग्राम कहीं भी यूज कर पाएंगे, तो हम मैक्रोज में भी इस चीज़ को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हम इस चीज़ को सिमिलरली यूज कर सकते हैं हैज डिफाइन, कि इसका मतलब नाम से ही पता चलता है कुछ चीज़ डिफाइन करना है, मुझे डिफाइन करा दो। क्या डिफाइन करा दो, पाई को डिफाइन कराना है। कैसे डिफाइन कराना है, 3.14 के साथ, 3.14 के साथ इसे डिफाइन करना है। और इम्पॉर्टेंट है कि इसको सेमी कॉलन के साथ टर्मिनेट नहीं करेंगे। तो ये क्या हो गया, पाई, अब जहाँ पर हम 3.14 यूज कर रहे थे वहाँ पर सिंपली हम पी आई, इट मीन्स पाई लिख सकते हैं। ये अब सिमिलर मैनर में हमारे पास आउटपुट देगा। आप देख सकते हैं हमारे पास आउटपुट इसी तरह से आ रहा है। हम जस्ट एन एग्जांपल के प्रिंटफ स्टेटमेंट है, हम इस चीज़ के लिए हम अनदर चीज़ यूज कर सकते हैं, हैज इंक्लूड प्रिंटफ, कि जहाँ पर हम प्रिंटफ लिखते हैं वहाँ पर सिंपली हम पी एफ लिखना चाहते हैं। और ये इंक्लूड नहीं, क्योंकि डिफाइन कर रहे हैं हम, तो डिफाइन, क्योंकि कोई भी चीज़ इंक्लूड करना है तो हमें उसमें हेडर फाइल इंक्लूड कर सकते हैं, तो वो क्या होना चाहिए, हमारे पास एंगुलर ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। तो हम डिफाइन कर रहे हैं प्रिंटफ को विद द हेल्प ऑफ पी एफ। सॉरी, हम इसको हमको रिवर्स करना होगा। एक मिनट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, किस नाम से, पी एफ के नाम से करना है, किस चीज़ को, प्रिंटफ। ये ध्यान देना है कि जो नाम आगे यूज करना है वो पहले लिखेंगे, और प्रिंट जो चीज़ के लिए यूज करना है उसको बाद में लिख रहे होंगे। तो अब यहाँ पर हम प्रिंटफ के जगह पर सिंपली हम पी एफ भी लिखेंगे, तो हमारा काम सिमिलर मैनर में हो रहा होगा। तो अब हम पी एफ भी अगर यूज करेंगे तो हमारे पास आउटपुट में एरिया इज 159 एंड 18, यानी कि प्रोग्राम सिमिलर मैनर में रन कर रहा है। गॉट इट, दिस इज ऑल अबाउट आर, कि हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, कैसे हम मैक्रोज को यूज करते हैं। अब सिमिलर मैनर में नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स क्या था मैक्रोज के पास, कि हम कोई भी चीज़ को इफ एल्स वाला यूज कर सकते हैं। इफ, और कैसे कि कंडीशनल कंपाइलेशन कैसे यूज करते हैं। कंडीशनल कंपाइलेशन का काम क्या होता है, अगर याद दिलाऊं आपको, कंडीशनल कंपाइलेशन का बताता है कि जो भी उसमें हम जो भी इंक्लूड कर रहे होंगे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, वो यूज कर रहे होंगे कि चेक करना है कि एक प्रोग्राम में मैक्रोज डिक्लेयर्ड है कि नहीं। जैसे एन एग्जांपल कि हमने प्रिंटफ को डिक्लेयर किया, या फिर कह सकते हैं पाई, पीएफ और पाई, इसमें क्या है, मैक्रोज है, तो क्या हमने इसको कहीं प्रोग्राम में यूज किया है, तो उसके लिए हम ऐसे चेक कर सकते हैं, हैज इफ डिफाइन, क्या हमारे पास डिफाइन है, क्या डिफाइन है, कैसे चेक करेंगे। या फिर कैसे, हमारे पास दो दो है तो हम एक चेक कर सकते हैं पाई के लिए, क्या पाई कहीं पर डिफाइन है। यदि है हमारे पास पाई डिफाइन, अभी इरर पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इफ डेफ जब आता है तो ये अपने साथ अनडेफ को भी साथ में लेकर आता है। इनडेफ को मतलब कि ये जो भी इंड करो इफ को, यहाँ पर आप देख रहे होंगे इनडेफ क्यों इरर आ रहा है, इरर पर होवर अगर करेंगे, द एंड इफ फॉर दिस डायरेक्टिव इज मिसिंग, मतलब ये डायरेक्टिव जब भी यूज होगा एंड इफ के साथ ही यूज होगा। तो पहले हम चेक करते हैं, यदि ये डिफाइंड है तो हमारे पास प्रिंटफ कर दो, प्रिंटफ करा दो। क्या चीज़ प्रिंटफ, हम यहाँ पर पीएफ भी यूज कर सकते हैं, और प्रिंटफ तो हमारा ऑलरेडी stdio.h इंक्लूड कर लिया है, तो प्रिंटफ करें या फिर पीएफ करें, बोथ आर सेम। तो अब हो चुका है बोथ आर सेम, लेकिन अगर जैसे हम ये चीज़ को हटा देंगे यहाँ से पीएफ की जगह पर इरर आने लगा कि ये पीएफ का मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। गॉट इट, तो यहाँ पर प्रिंटफ की जगह पर अब यूज कर सकते हैं मैक्रोज डिक्लेयर एंड, जैसे हम इस चीज़ के लिए क्या कर सकते हैं, अगर मैक्रोज डिक्लेयर नहीं है तो एल्स वाला भी तो कुछ पोर्शन होना चाहिए, और कैसे हैज एल्स, अगर ये डिक्लेयर नहीं है तो हमारे पास प्रिंटफ होकर स्टेटमेंट आना चाहिए, मैक्रोज नोट डिक्लेयर्ड। गॉट इट, एंड अब इफ डेफ अगर शुरू किया तो उसको हमको एंड भी करना होगा, तो हम इस चीज़ को एंड कर लेते हैं।
एंड इफ। तो ये हमारा जो इफ डिफ शुरू हुआ था वो एंड डिफ हो गया और यहाँ से एरर भी प्रॉम्प्ट हो गया। और एक चीज़ आप देख पाएंगे ये हमारा बीएस कोड कितना ब्यूटीफुल्ली आउटपुट भी यहाँ पर दिखा रहा है कि अगर डिक्लेयर्ड है, हमारा ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है यहाँ पर हमारा मैक्रोज, तो यहाँ पर इस लाइन को क्या कर दे रहा है, लाइट कर दे रहा है। और जो अगर हमारे पास ये आउटपुट हमारे पास ये नहीं आना था तो इसको क्या कर दे रहा है, वैसे लाइट डाउन कर दे रहा है और ये ऐसे ही भद्दा दिखने लग रहा है, जिससे पता चल रहा है कि ये वैसे भी डिफाइंड है नहीं। अभी अगर रन करा कर देखेंगे कोड को तो हमारे पास आउटपुट आएगा ऐसे, जो हमारे आउटपुट था, और उसके बाद मैक्रोज डिक्लेयर एंड कैन यूज बैकस्लैश एन। हमारे पास यहीं पर आउटपुट दिख जा रहा है, जो लाइटली है वो मतलब यही आउटपुट आना है, और जो लाइट नहीं है उसका मतलब आउटपुट नहीं है। फिर से अगर रन करा कर देखें हमारे पास आउटपुट ऐसे आएगा। जो एरिया था ये तो एरिया इधर कैलकुलेट हो रहा है, और अगर हम इस चीज़ को अभी कमेंट आउट कर दें तो हम प्रॉपर आउटपुट देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि कंडीशनल कंपाइलेशन कैसे काम करता है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, मैक्रोज डिक्लेयर्ड। एंड अनदर थिंग, अगर हम मान लेते हैं पाई डिक्लेयर किए हैं, बट हम सपोज कुछ लिख लेते हैं ऐसे राम नाम का, हम कोई मैक्रोज डिक्लेयर नहीं किए, जैसे ये लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला लाइन को लाइट कर देगा एंड ये वाला लाइन को डाउन कर देगा, लाइट डाउन कर देगा। इससे पता चल रहा है कि ये हमारा लाइन फॉल्स होगा, मतलब ये लाइन रन नहीं करना है, ये लाइन आउटपुट में आएगा। एंड ये राम नाम का कहीं मैक्रोज हमारे पूरे प्रोग्राम में कहीं डिक्लेयर्ड है नहीं, तो अभी अगर रन करा कर देखेंगे तो हमारे पास आएगा मैक्रोज नॉट डिक्लेयर्ड, मतलब एल्स वाला पोर्शन रन कर रहा है। बट इट आगे सिमिलर मैनर में अगर हमें कहीं पर यूज करना है कि अनडेफ फंक्शन को अनडिफाइंड कैसे करते हैं, और मिसलेनियस डायरेक्टिव्स का जो एक पार्ट था, हमें कहीं पर अनडिफाइंड करना है इस चीज़ को, तो हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं अभी पाई। और हमने क्या करना है, यहाँ से समझना है कि हमने अभी तक यहाँ पर पीएफ को यूज किया है एज अ मैक्रोज की, प्रिंटफ की जगह पर पीएफ यूज किया है। बट हम क्या चाहते हैं, हम यहाँ पर भी सब जगह पीएफ ही यूज करते हैं, पीएफ यूज करें। अभी हमने देखा कि पीएफ भी यूज करेंगे तो आउटपुट सेम ही आएगा, पीएफ। अब यहाँ तक अभी अगर एक बार कोड को रन करा कर देखते हैं, हमारे पास आउटपुट प्रॉपर मैनर में आ रहा है, सब ये पीएफ स्टेटमेंट प्रिंटफ का काम कर रहा है। लेकिन हम अगर यहाँ पर अनडिफाइंड कर देते हैं, अब इसके बाद इस जगह के बाद हम कहीं पर इस चीज़ को पीएफ को यूज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इसके ऊपर करना चाहते हैं, तो हम कहीं पर या फिर इनिशियली भी कर सकते हैं, लेकिन अभी समझते हैं कि इसके बाद हम चाहते नहीं करने के लिए, तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, हैज अनडिफाइंड कर दो, ऐसे नाम ऐसे ही याद रख सकते हैं, अनडिफाइंड कर दो क्या चीज़ को, पीएफ को, जो भी मैक्रोज हमने डिक्लेयर किया उस चीज़ को अनडिफाइंड कर दो। अब अगर रन कराएंगे हम कोड को, आप आउटपुट को ऑब्जर्व कर पाएंगे, हमारे पास आउटपुट आएगा कि यहाँ पर क्या आ रहा है, पीएफ यहाँ पर आएगा, यानी बैकस्लैश मैक्रोज नोट डिक्लेयर, मतलब ये पीएफ का मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या आ रहा है। तो एक चीज़ आप अभी ध्यान में आओगे कि सर इसके पहले तो कोड रन करना चाहिए, तो आप याद रखिए, याद कर सकते हैं एक बात को, हमने बताया था कि हमारा जो होता है सी प्रोग्रामिंग, वो क्या होता है, कंपाइलेशन बेस्ड होता है, कि कंप्लीट कंपाइल्ड एक बार में ही करता है। कहीं पर भी अगर एरर आया तो वो क्या करेगा, पूरे प्रोग्राम को एरर देगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एरर आ रहा है पीएफ के जगह पर, इसके बाद जब अनडिफाइंड करते हैं पीएफ की जगह पर, तो इसीलिए यहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा है। गॉट इट। तो इसलिए यहाँ पर पूरे कंपाइल एरर आ रहा है। लेकिन अगर यही हमारा जो क्या होता है, कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेटर बेस्ड अगर कोई लैंग्वेज रहता तो वहाँ पर ये काम नहीं कर रहा होता, मतलब कि हमारे पास ये लाइन तो आता लेकिन ये लाइन प्रिंट होकर आता, बट इसके बाद का लाइन प्रिंट होकर नहीं आता। तो यहाँ पर ध्यान देना, हमारे पास एरर आ गया किस चीज़ के कारण, जब हम अनडिफाइंड कर दे। अब इस चीज़ को अगर कमेंट आउट कर लेते हैं, अब अगर कोड को रन कराएंगे प्रॉपर मैनर में कोड रन करेगा। तो अनडिफाइंड क्या काम कर रहा था, किसी भी चीज़ को, जो भी हमने प्री डिफाइंड मैक्रोज बना रखा है, जो पहले से डिफाइंड कर रखा है मैक्रोज को, उस चीज़ को अनडिफाइंड करने का काम कर रहा होता है। आई होप ये सारी बातें समझ में आया होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम सीख रहे होंगे अपना हेडर फाइल बनाने के लिए। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक हेडर फाइल क्रिएट करते हैं। तो हेडर फाइल, जो अपना हेडर फाइल अगर कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं, उसके पहले हम एक वैसे ही छोटा सा प्रोग्राम सीखते हैं एरिया निकालने का, एरिया डॉट सी। गॉट इट। तो हम इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा हेडर फाइल, सॉरी बॉयलर प्लेट जो है उसको बनाते हैं, हैज इंक्लूड int main return 0। गॉट इट। एंड वी विल कैलकुलेट आर एरिया विद द हेल्प ऑफ एक फंक्शन, किसी एक फंक्शन के हेल्प से एरिया निकालेंगे। तो जस्ट एन एग्जांपल कि हम एक फ्लोट कर लेते हैं आर,
एंड आर को यूजर से ले लेते हैं स्कैन ऑफ, एक लाइन देते हैं प्रिंटफ के लिए, प्रिंटफ इंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस, इसको पढ़ के रेडियस का कुछ ना कुछ वैल्यू डालेगा। हम सर्कल का एरिया को कंसीडर करके चल रहे हैं, या फिर आप किसी भी लेंथ ब्रेथ कर सकते हैं, या फिर स्क्वायर का एरिया फाइंड कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का। लेकिन समझना है कि हम हेडर फाइल बनाने सीख रहे हैं। ये कर लिए। अब इस चीज़ को स्कैन करा लेते हैं, स्कैन ऑफ। कहाँ स्कैन कराना है हमें, परसेंटाइल एफ टाइप का डाटा है हमारे पास, और इसको करना है स्टोर एड्रेस ऑफ आर पर। एंड नाउ प्रिंटफ एरिया इज परसेंटाइल एफ, और कहीं से 0.2f ले लेते हैं हम, ताकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट दिखे। एंड यहाँ पर डायरेक्ट हम कॉल कर लेते हैं, हम एक फंक्शन बना लेते हैं, जस्ट एन एग्जांपल कि एरिया नाम का, और उसमें एक डाटा पास कर रहे होंगे किस टाइप का, आर टाइप का। तो अभी हमारे पास एरिया क्या है, डिक्लेयर्ड नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एरिया नाम का फंक्शन, यहाँ से क्या हो, फंक्शंस को डायरेक्ट कॉल किए हैं, तो हम एरिया नाम का एक फंक्शंस बना लेते हैं। तो एरिया क्या होगा हमारा, फ्लोट टाइप का आएगा। तो रिटर्न टाइप, एक फंक्शंस का रिटर्न टाइप क्या होगा, फ्लोट टाइप का हम बनाएंगे, फ्लोट टाइप का फंक्शन, क्योंकि फंक्शन का रिटर्न टाइप वही होता है जो हमारे पास मेनली रिटर्न करेगा फंक्शन हमारा। तो नाम रख लेते हैं इस चीज़ का, एक एरिया, एंड इसमें एक आर्ग्यूमेंट पास होगा, वो भी फ्लोट टाइप का, क्योंकि आर अगर हम पास कर रहे हैं तो फ्लोट टाइप का है। जस्ट एन एग्जांपल के आर ए बी सी कुछ भी नाम रख सकते हैं। एंड ये चीज़, ये फंक्शन हमें रिटर्न क्या करा कर देगा, रिटर्न 3.14, और कैसे मैक्रोस को अगर डिक्लेयर करेंगे तो हम पाई भी लिख सकते हैं, बट अभी हम क्या कर सकते हैं, 3.14 को साथ लेकर चलते हैं, 3.14 इंटू आर। ये सारी बातें समझ में आया होगा कि हम कैसे फंक्शंस को डिक्लेयर करें। अभी अगर हम कोड को रन कराते हैं तो हमारे पास आउटपुट आप देख पाएंगे, इंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस, हम जस्ट एन एग्जांपल के 7 इंटर करते हैं, हमारे पास आउटपुट ये आ रहा है, मतलब कि कोड प्रॉपर रन कर रहा है। बट हम चाहते हैं कि इसको हम अपना हेडर फाइल एक क्रिएट करें और उसके हेल्प से करें। तो हेडर फाइल के अंदर मेनली रखा क्या जाता है, कुछ फंक्शंस रखा जाता है, जैसे प्रिंटफ एक फंक्शंस था, तो उसके पीछे कुछ कोड लिखा गया है कि प्रिंटफ अगर कहीं कॉल किया जाए तो उसके साथ क्या होगा, कहीं पर जैसे पाव फंक्शंस कॉल करते हैं तो उसके साथ क्या होगा, उसके पीछे का पूरा कोड लिखा हुआ है। गॉट इट। तो उसी तरह से अगर कहीं पर हमको एरिया नाम का एक बनाना है हेडर फाइल, तो हम क्या करेंगे, उस चीज़ को, एरिया नाम का एक फंक्शन है, उसको हम वहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। तो सिंपली इस चीज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ से हटाएंगे। तो अभी अगर रन कराएंगे तो एरिया कॉल नहीं होगा, तो हम अपना हेडर फाइल बना लेते हैं, एक हेडर फाइल। तो हेडर फाइल का पहली बात की एक्सटेंशन डॉट एच होता है। तो जस्ट एन एग्जांपल कि माई हेडर डॉट एच, ये हमारा क्या, माई हेडर डॉट एच नाम का एक हम हेडर फाइल बना रहे हैं, जिसमें कि इंक्लूड कर रहे होंगे, ये हम इस चीज़ में लिख रहे हैं कि हमारे पास अगर किसी एरिया नाम का इस तरह से कोई फंक्शन कॉल हो तो हमारे पास रिटर्न इस चीज़ को करके दे दे। गॉट इट। हम इस तरह से एक ही हेडर फाइल के अंदर मल्टीपल टाइप के फंक्शंस लिख सकते हैं, मल्टीपल फंक्शंस लिख सकते हैं, जो भी हमने आज तक किया है सबको एक हेडर फाइल में आप इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली अपना जब हेडर फाइल करेंगे तो उसके साथ डायरेक्ट फंक्शंस कॉल कर सकते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर एरिया डॉट एक्सी, एरिया डॉट सी था, अगर अभी हम यहाँ पर रन कराएं कोड को, क्योंकि यहाँ पर फंक्शंस कॉल हो रहा है, तो अभी अगर हम फंक्शंस क्रिएट नहीं किए तो एरर तो ऑफकोर्स आना चाहिए, और ऑफकोर्स आएगा भी एरर, क्योंकि एरिया तो है ही नहीं हमारे पास कि एरिया मतलब क्या। या तो इसके लिए अब हम फंक्शंस डिक्लेयर करें, या फिर जिस हेडर फाइल में हम इस चीज़ को रखें एरिया नाम के फंक्शंस को, उसको इंक्लूड कर लें। तो कैसे इंक्लूड कर लेंगे, हैज इंक्लूड, एंड इसको हम बताए थे, अपना अगर हेडर फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो उसको क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना है, और अपना हेडर फाइल का नाम क्या है, माई हेडर डॉट एच। ये अगर माई हेडर डॉट एच अब इंक्लूड कर लिए, इसका मतलब माई हेडर डॉट एच में जितना भी फंक्शंस है, अब ये प्रोग्राम क्या कर सकता है, उस चीज़ को यूज कर सकता है, वही तो करता है जो भी stdio डॉट एच में जितना भी फंक्शंस डिफाइंड है उसको यूज कर सके पूरा प्रोग्राम। प्रिंटफ स्कैन है, प्रिंटफ ये क्या है, stdio डॉट एच में डिफाइंड है, और इसको यूज करने के लिए मल्टीपल प्रोग्राम्स लिखा गया है। सिमिलर मैनर में हम एरिया नाम का फंक्शन है हमारे पास, इस चीज़ को हम यूज कर पाएँ इसके लिए क्या है, हमारा एक हेडर फाइल जो खुद से क्रिएट किए हैं, उसका नाम रखा है माई हेडर डॉट एच। अब इस चीज़ को अगर हम प्रोग्राम को रन कराएंगे तो हमें कोई भी एरर नहीं आएगा, एंड
कोड रन कर रहा होगा। जस्ट एन एग्जांपल 7, हमारे पास आउटपुट वही आ रहा है जो पहले आ रहा था 153.86, कोई चेंज भी नहीं आ रहा है। आप देखेंगे 153.86 जब हम फंक्शन को डिक्लेयर किए थे। तो हम ऐसे हेडर फाइल इंक्लूड कर सकते हैं एंड मल्टीपल हेडर फाइल इंक्लूड कर सकते हैं। सिमिलर मैनर में अगर कोई और फंक्शन हमें नीड है, कुछ चीज़ें और कराने की नीड है, तो हम इस हेडर फाइल में सिंपली रख सकते हैं। अब यहाँ से क्या फ़ायदा हुआ, फंक्शंस हम क्रिएट भी नहीं कर रहे हैं, फंक्शंस भी नहीं बना रहे हैं, हम अपना फंक्शंस भी बना रहे हैं। तो यहाँ से एक कोड लाइन ऑफ कोड यहाँ और बच गया, हम एक अनदर फाइल में इस चीज़ को यूज कर लिए एंड यहाँ पर इस चीज़ को एक्सेस कर लिए। तो इम्पॉर्टेंट थिंग इसके साथ और ये याद रखना है कि हम अगर यहाँ पर फाइल हैंडलिंग के साथ जिस भी हम फोल्डर फाइल में काम कर रहे होंगे, उसी फोल्डर फाइल में हमारा होना चाहिए हेडर फाइल, उसी में होना चाहिए, तभी ये काम कर रहा होगा। अदरवाइज हमको पाथ इंक्लूड करना पड़ता है, वो सब पर नहीं जाना है, बट ये सीखना है कि हम अपना हेडर फाइल क्रिएट कर पा रहे होंगे। और ये जानकर आप खुश होइए कि आप अपना हेडर फाइल क्रिएट कर पा रहे हैं। तो आई होप फाइल हैंडलिंग sorry, I have done this all program in file handling, but you have to change the name of this and change this name। हम कर भी सकते हैं, इसका नाम क्या है, प्री प्रोसेसर। प्री डायरेक्टिव एक्चुअली हमें आगे का टॉपिक्स यही है हमारे पास। जो भी हमने अभी फाइल हैंडलिंग तो हमने गलती से उसमें कर दिया, बट इंपॉर्टेंट थिंग ये ध्यान देना है कि हमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स में क्या क्या हमने सीख लिया। अगर हम फिर से देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो आप सीखे हैं और आपको सबसे अलग कर रहा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी को तो पता भी नहीं होता है कि हम अपना हेडर फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। आप जाके किसी से पूछ भी सकते हैं कि कैन वी क्रिएट आवर ओन हेडर फाइल, क्या हम खुद का हेडर फाइल क्रिएट कर सकते हैं इन सी और C++ लैंग्वेज। C++ में भी सेम तरीके से करते हैं। तो सी में आप उनसे पूछ कर देखिए, आपको डिफरेंट पता चलेगा कि आप कुछ अलग सीख रहे हैं। तो हम यहाँ पर अपना हेडर फाइल क्रिएट करना सीखे, हम और भी बहुत सारे कैसे यूज किए। और आप देखे होंगे कि ये हमारे पास जो एक टेम्पोरी कोड रनर नाम का एक फाइल बन गया, हम एरिया नाम का फंक्शन कहीं पर यूज किए हैं, ये हमारे पास एक ऑटोमेटिकली एक फाइल भी बनकर आ रहा होगा। और हमने जो अंडरस्टैंड किया इसमें बहुत सारी चीज़ें, मैक्रोज कैसे यूज कर रहे होते हैं हम। अगर कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट जो होते हैं हमारे कंडीशनल्स के अकॉर्डिंग, कंडीशनल कंपाइलेशन स्टेटमेंट जो होते हैं उसको कैसे यूज कर रहे होते हैं हम। अनडिफाइंड यूज मतलब मिसलेनियस के कुछ पार्ट्स हैं, अनडिफाइंड कैसे कर रहे होते हैं एक मैक्रोज को, हमने आज अच्छे से सीखा। आई होप बातें समझ में आई होगी।